हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। यहाँ पर आप सामने पैनल पर देख रहे होंगे, G20 की अध्यक्षता के बहाने भारत को मिला एक बड़ा अवसर, है ना। आपको पता होना चाहिए कि G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के बाली में, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2023 के लिए भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। यहाँ सामने आप तस्वीर से भी देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को प्रतीकात्मक तौर पर इसकी अध्यक्षता सौंपी है। आइए हम इसी के बहाने, इसी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सम्मेलन की मेजबानी जब भारत को मिली है तो इससे संबंधित क्या कुछ अपॉर्चुनिटी, क्या कुछ अवसर भारत को मिल रही है, और इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि G20 के हालिया बैठक में किन बिंदुओं पर विशेषकर बातचीत की गई, है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको यह समझ लेनी है कि 2023 के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि G20 ट्रोइका, TROIKA, G20 ट्रोइका के अंतर्गत जो वर्तमान में अध्यक्षता कर रहे थे, जो आगे आने वाले समय में अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद जो आगे आने वाले समय में अध्यक्षता करेंगे, ये तीनों मिलाकर करके G20 ट्रोइका की संरचना बनाते हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि वर्तमान में इंडोनेशिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी, यानी कि अब इंडोनेशिया हो गया पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद भारत को अब यह अध्यक्षता सौंपी गई है, तो भारत हो जाएगा वर्तमान अध्यक्ष, और इसके बाद ब्राजील को 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी, तो यह हो जाएगा ब्राजील तीसरा। तो इन तीनों को मिलाकर करके G20 ट्रोइका की संरचना बनती है, ठीक है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। कभी यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि G20 ट्रोइका का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर इसका मतलब यही हुआ। क्लियर। अगली बात, जिस G20 की हम बातचीत कर रहे हैं वह दरअसल है क्या, है ना। तो यह दोस्तों 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक अंतर सरकारी मंच है ना, का मंच। कैसा मंच, तो अंतर सरकारी मंच है ना। और इसमें विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं दोनों ही शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विकसित देश या फिर केवल विकासशील देश, है ना। इसमें विकसित प्लस विकासशील दोनों ही देश शामिल हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि इसका कोई एज सच हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है, यह भी ध्यान रखना है। चौथी बात ये कि इसका एक कॉमन फ्रेमवर्क है, G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है, और इस कॉमन फ्रेमवर्क के जरिए जो भी अल्प विकसित देश हैं, जो भी निर्धन देश हैं, उन निर्धन देशों को ऋण देने की कवायद की जाती है, और साथ ही जो भी उन्हें ऋण दिया जाता है तो उस ऋण के कंटेक्स्ट में जो भी जटिलताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए, कैसे उससे निजात पाई जाए, इसके कॉन्टेक्स्ट में यह कॉमन फ्रेमवर्क ही बातचीत करता है। और इस कॉमन फ्रेमवर्क के लिए पेरिस क्लब की सहायता ली जाती है, पेरिस क्लब की सहायता, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, जो मैंने आपको बताया कि निर्धन देश को ऋण देना, और साथ ही इनके ऋण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी जटिलताएं हैं, उसका निवारण करना इसका मूल मकसद है। यह जो कॉमन फ्रेमवर्क है ना G20 का, ये ध्यान रखिएगा कि ये 2020 के नवंबर माह में इसको स्थापित किया गया था, जिस समय कोविड-19 का दौर चल रहा था। और उसी दौर के दौरान में यह निर्णय लिया गया कि भाई हम इन देशों को ऋण में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को देखें, उसको एड्रेस करें,
और जो भी उपाय है, जो भी विकल्प है, उसको अपनाने में इनकी मदद करें। और इसी दौरान में इन देशों के साथ में पेरिस क्लब भी एक संगठन है, एक समूह है, जो कि वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। और इसी में इंडिया, चीन और तुर्की, इन तीनों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। क्योंकि इंडिया, चीन और तुर्की पेरिस क्लब में नहीं है ना। इंडिया, चीन और तुर्की पेरिस क्लब में नहीं है, लेकिन अब जब ये कॉमन फ्रेमवर्क बना तो भारत, चीन और तुर्की को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया, और जो मकसद है उसी मकसद को फुलफिल करने के लिए। क्लियर? यहां पर ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। G20 के कंटेक्स्ट में जो एक मोटी बात है और महत्वपूर्ण बात है, वो मैंने यहां पर आपको दर्शा दी, बता दी। ठीक है, अब एक एक करके हमें यह समझना है कि हालिया सम्मेलन में किन महत्वपूर्ण अवयवों पर बातचीत की गई। ये बिल्कुल तय बात थी कि कोविड-19 महामारी के बाद यह पहली बार G20 की बैठक हो रही थी, तो इस कंटेक्स्ट में जो भी हाल के समय में इश्यूज उभरे हैं, मुद्दे उभरे हैं, उन मुद्दों पर तो चर्चा होनी ही थी, है ना। और इन्हीं के कारण खाद्य संकट, ऊर्जा संकट, उर्वरक की कमी पर इसमें चर्चा की गई। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जहां एक तरफ कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, महामारी के कारण पूरे वैश्विक स्तर पर एक खाद्य संकट की स्थिति देखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक मंदी के कारण भी एक जो है ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से बीते 8-9 महीने में तनाव की स्थिति देखी गई है, उससे भी जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है, इसमें बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है ना। और ऐसे में खाद्य संकट जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है। इसके साथ साथ जो तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखला है, इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बीते कुछ दिनों में आपको जानकारी होगी कि ओपेक सदस्यों ने तेल के उत्पादन में कमी करने की बात की है ना, और इसके अगेंस्ट में अमेरिका जैसे देशों ने इसका विरोध भी किया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में ऊर्जा संकट की स्थिति भी सामने आई, ऐसे में उर्वरक की कमी को लेकर के भी तनातनी की स्थिति देखी गई है ना। तो इन्हीं मुद्दों पर इस सम्मेलन में बातचीत की गई। इसके अलावा ब्रिजटाउन इनिशिएटिव को भी महत्व दिया गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, है क्या कि ब्रिजटाउन बारबाडोस की राजधानी है ना। बारबाडोस की राजधानी है। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मॉटले ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जलवायु परिवर्तन और एसडीजी का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, धारणीय विकास लक्ष्य। इसके मद्देनजर विकासशील देशों को ऋण मुहैया कराई जाए, है ना। विकासशील देशों को यदि ये ऋण मिलता है तो फिर वे इस दिशा में काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो ब्रिजटाउन इनिशिएटिव है, इसी को फोकस करता है, और इस सम्मेलन में भी इसको यहां पर सपोर्ट दिया गया, समर्थन दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की रक्षा पर भी इस सम्मेलन में बातचीत की गई। बीते समय से मानवाधिकार का जिस तरीके से हनन हुआ है अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो आतंकवाद के कारण हो, चाहे वो रिफ्यूजी समस्या के कारण हो, चाहे वह युद्ध स्थिति के कारण हो, तो यह जो स्थितियां सामने आई हैं, इसके मद्देनजर यहाँ पर चर्चा की गई कि इसकी रक्षा का प्रयास हम सबको मिलजुल कर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर भी इसमें फोकस किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब बीते समय में समरकंद में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन किया गया था, तो वहां पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन को यह कहा भी था कि युद्ध किसी भी विवाद का अंत नहीं हो सकता है, उसका निष्कर्ष नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हमें मिलजुल करके, मिल बैठ करके किसी भी विवाद का समाधान ढूंढना चाहिए, और उसी को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया है G20 के घोषणा पत्र में भी, कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो।
बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी बातें यहाँ हाल के सम्मेलन में की गई। इसको हम और आगे समझें कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ पक्ष निकलकर सामने आते हैं। यदि हम इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के द्विपक्षीय रुख की बात करें तो भारत और रूस के संदर्भ में, जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरीके से समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के साथ में अपनी मंशा जाहिर की थी और रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को लेकर करके अपना पक्ष रखा था, तो वैसी ही बातें यहाँ पर की गई हैं, है ना। दूसरी बात, अमेरिका और चीन के बीच में लंबे समय से तनातनी का माहौल बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय ताइवान को लेकर करके जब अमेरिका से नैन्सी पॉलिसी वहां गई थी, तो चीन और अमेरिका के बीच का जो तनाव था वह बहुत अधिक उभर कर सामने आ गया था। और हाल के समय में जब इस सम्मेलन में इन दोनों देशों के राष्ट्रपति ने एक दूसरे के साथ मुलाकात की, तो इन दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि ताइवान में शांतिपूर्ण व्यवस्था बहाल करने पर फोकस किया जाए, है ना। शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो। ठीक है। दूसरी बात कि पोलैंड का मुद्दा भी यहां पर उभरा है ना। पोलैंड का मुद्दा क्या उभरा है? हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हाल में हुआ ये कि रूस के द्वारा एक मिसाइल पोलैंड में गिरा दिया गया है, ऐसी बातें निकलकर सामने आई, है ना। हालांकि इसमें क्या सच्चाई थी यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। मैंने इस पर एक मुद्दे की बात की भी थी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये आरोप लगाया गया पोलैंड के द्वारा, चूंकि पोलैंड एक नाटो सदस्य है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है पोलैंड, और ऐसे में जब पोलैंड के द्वारा ये आरोप लगा रूस पर कि रूस ने मिसाइल से हमला कर दिया है, तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात थी, है ना। हालांकि एक पक्ष ये भी कह रहा था कि पोलैंड ने जो आरोप लगाया है वह गलत है, बल्कि यूक्रेन की एक मिसाइल ने जब रूस की मिसाइल को ध्वस्त करने की कोशिश की, तो यूक्रेन की ही मिसाइल पोलैंड के गांव में जाकर गिर गई, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से साझा होती हैं, है ना। तो ये कुछ बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई और इसी कारण से G20 में जो एक माहौल है यहाँ पर थोड़ा सा देखा गया, ठीक है ना। इस सम्मेलन में ही G7 के देशों के साथ में और नाटो के जो सदस्य देश हैं वो सभी ने मिलकर करके इस पूरे मामले की तफसीस लेने की कोशिश की, ठीक है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में जो बीते 2020 से लेकर करके अभी तक जो एक माहौल बना हुआ है, तनावपूर्ण माहौल है, और ऐसे में भारत और चीन ने समरकंद में जब शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया, तो वहां पर दोनों देशों के नेता एक दूसरे से द्विपक्षीय स्तर पर ऐसा कोई बातचीत नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बैठक में इन दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन इसको औपचारिक बातचीत के तौर पर नहीं देखा गया है ना। इसमें ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया, कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया द्विपक्षीय मसलों को लेकर करके। तो ये कुछ स्थितियां यहाँ पर इस सम्मेलन में भी देखी गई हैं। आइए अब हम इससे आगे समझते हैं आगे क्या बातें हैं। आगे ये है कि भारत के लिए यह जो सम्मेलन है यह एक अवसर के तौर पर देखा जा सकता है। 2023 में सितंबर माह में भारत इस सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है ना। और इससे संदर्भित भारत के द्वारा एक लोगो भी जारी किया गया था, जो आपको पता होना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात भारत ने अपने इस लोगो में किया है। यहाँ पर एक कमल का फूल जो है, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है, पृथ्वी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये भारत के द्वारा G20 का यह लोगो लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा भारत यह दर्शाना चाहता है, भारत ये बताना चाहता है कि भारत सांस्कृतिक धरोहर को महत्व देता है और साथ ही यह वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है भारत का, उसे भी महत्व देता है, उसी को वरीयता देता है कि नहीं। यहाँ पर जो भारत ने आग्रह किया है वो कहा है नव विश्व व्यवस्था का माहौल अब बनना चाहिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कोविड-19 के बाद का जो समय है अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने इसमें यह भी कहा कि अब समय फर्स्ट वर्ल्ड का नहीं है, प्रथम दुनिया का समय नहीं है, और न ही थर्ड वर्ल्ड का है ना। नहीं है, न प्रथम दुनिया का समय है और न ही तीसरी दुनिया का समय है, बल्कि अब वन वर्ल्ड का समय है,
वन वर्ल्ड का समय है ना। एक दुनिया एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का जो सोच है, भारत की जो सोच है वो किस तरीके से इस पूरे संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर भारत को यहां पर ठोस पहल करने की आवश्यकता है, ठीक है। भारत हाल ही में ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस में भी शामिल हुआ है और भारत अपने स्तर पर भी 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की बातचीत कर रहा है। और इस संदर्भ में भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी ठोस उपाय हो सकते हैं उस पर फोकस करे, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है बड़े मोटे अनाज उत्पादकों का गठबंधन बनाने की भी कोशिश कर सकता है ना। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2023 जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इनफैक्ट जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी बीते समय में, उसमें भी भारत ने मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया, है ना। और इसी सिलसिले में यह जो एक गठबंधन की बात की जा रही है, एक जो विचार दिया जा रहा है कि भारत जब G20 की अध्यक्षता करने वाला है अगले साल, तो क्यों नहीं भारत को मोटे अनाज के जो बड़े उत्पादक देश हैं इनका एक गठबंधन बनाया जाए, है ना। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि G20 का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था विदेश मंत्री के स्तर पर इटली के माटेरा इटली 2021 में, है ना। इस सम्मेलन में भी माटेरा घोषणा पत्र जारी किया गया था और इस घोषणा पत्र में भी यह कहा गया था कि निर्धनता उन्मूलन पर फोकस करने की आवश्यकता है और साथ ही खाद्य सुरक्षा पर भी फोकस करने की आवश्यकता है और साथ ही धारणीय खाद्य व्यवस्था, सस्टेनेबल फूड फैसिलिटी, फूड सिस्टम को महत्व देने की आवश्यकता है ना। इसमें कहा गया था माटेरा इटली में एक जगह है, वहां पर विदेश मंत्री स्तर पर बैठक आयोजित की गई थी 2021 में। तो इस मद्देनजर भी भारत को यह आवश्यक है कि खाद्य संकट के कंटेक्स्ट में जो मोटे अनाज उत्पादक देश हैं उनका यदि गठबंधन बनाया जाता है तो फिर उनके साथ मिलकर करके मोटे अनाज के उत्पादन में और अधिक अचीवमेंट हासिल किया जा सकता है ना। आगे बात करें तो ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के तौर पर भी भारत यहां पर उभर कर सामने आता है ना। ग्लोबल साउथ का मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम जो विकसित और विकासशील देश हैं, जो सामान्य तौर पर यदि हम दुनिया के मानचित्र में देखें तो वे दक्षिणी हिस्से में दिखते हैं। हालांकि ग्लोबल साउथ में यह सच स्पष्ट नहीं है कि जो भी दक्षिणी हिस्से में है वो सभी ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल नॉर्थ के अंतर्गत आता है। मैंने इस पर ग्लोबल साउथ कॉन्सेप्ट पर एक मुद्दे की बात भी की थी, इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा, आप चाहे तो इसके बारे में विस्तार से समझ सकते हैं। इन बिटवीन ग्लोबल साउथ में जो भी देश आते हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी भारत यहां पर उभर कर सामने आता है। भारत ने WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में, फिर कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक में, जलवायु सम्मेलन से संबंधित जो भी अन्य गतिविधियां हुई हैं उसमें भी भारत ने अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया है। और ऐसे में भारत यहां पर एक बेहतर प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर सामने आता है, ठीक है। इसके अलावा भारत को संतुलनकारी दृष्टिकोण भी अपनाने की जरूरत है। संतुलनकारी दृष्टिकोण इस लिहाज से क्योंकि भारत का जहां एक तरफ अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंध है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी संबंध है ना। और हाल के समय में रूस और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से टकराहट की स्थिति देखी गई है, ऐसे में भारत को यहाँ पर थोड़ा सा सावधान होकर करके काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इस माध्यम से G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत इन बिंदुओं पर विचार कर सकता है और इससे भारत की जो छवि है निश्चित तौर पर और बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो आज की चर्चा में इतना ही। आज की चर्चा के आधार पर जो एक सवाल है वह सवाल हल करने की कोशिश कीजिएगा। यह सवाल आप सामने देख लीजिए। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 और इसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा है यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। इनमें से कौन सा से कथन
सही है? G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। IAS प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था, इसी साल ये सवाल पूछा गया था, है ना। इस फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें कौन से देशों को शामिल करके इसका विस्तार किया गया है। पहले पेरिस क्लब था, पेरिस क्लब के साथ में भारत, तुर्की और चीन को भी शामिल किया गया और G20 कॉमन फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई। ठीक है, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आज के मुद्दे की बात में इतना ही। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।